अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अलीना फारूक शेख और प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 की। जनाब, कल ये ऑर्डिनेंस जारी हुआ है और इसके बाद एक बहस छिड़ गई है अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, खास तौर पर क्योंकि दोनों ने अपनी अपनी पोजीशन अपनाई हुई है। ज़रा पहले आपको इस ऑर्डिनेंस में अहम तरामीम क्या हैं उससे मुतल्लिक आगाह करते हैं, उसके बाद पॉलिटिकल नैरेटिव पे जाते हैं। जनाब, सबसे बड़ी तब्दीली ये है कि चेयरमैन नैब की जो मुद्दत मुलाजमत थी उसको अब काबिल तौसी कर दिया गया है और इंतखाब के जो तरीक़ाकार था उसमें भी तब्दीली की गई है। इसी तरह से नैब का जो दायरा इख्तियार था उसको महदूद कर दिया गया है, यानी जो टैक्सेशन के मामलात हैं वो अब नैब नहीं हैंडल करेगा। विफाकी सूबाई काबीना के जो फैसले हैं उनके ऊपर नैब नहीं कार्रवाई कर सकेगा। इसी तरह से जो कायमा कमेटीज़, ज़ेली कमेटीज़ हैं उन पर इतलाक़ नहीं होगा नैब कवानीन का। अवामी और हुकूमती मंसूबों के ऊपर भी इतलाक़ नहीं होगा। और इसी तरह से जो मालियाती इदारों या फिर बैंक के फैसले यानी उनकी कार्रवाई या उनसे मुतल्लिक तहकीकात करनी है वो भी गवर्नर स्टेट बैंक की इजाज़त से मशरूत कर दी गई है। इसी तरह से बहुत से इदारे भी हैं जिनसे मुतल्लिक जो नैब कानून है अब वो ताल्लुक़ नहीं रहेगा, अब वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे और जो दीगर इदारे हैं जिनके एम्बिट में फॉल करते हैं वो कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ प्रोसिक्यूटर जनरल का जो किरदार है उसको मज़ीद बाइख्तियार किया गया है। चेयरमैन जब भी रेफरेंस के लिए कुछ प्रपोज करेंगे तो उनको प्रोसिक्यूटर जनरल को लूप में लेना पड़ेगा और सो ऑन एंड सो फोर्थ। ख़त्म करने का रेफरेंस भी यही तरीका होगा कि प्रोसिक्यूटर जनरल को ज़रूर मुशावरत में शामिल करना होगा। और एक और बड़ी अहम बात जी, बेलेबल ऑफेंसेस से मुतल्लिक उन्होंने कहा जी तमाम जराइम जो हैं वो नॉन बेलेबल होंगे और एहतसाब अदालत के पास बेल देने या ना देने का इख्तियार होगा। अब जिस तरह की हम पहले बात कर रहे थे ये तो कुछ जो तरामीम की गई हैं, इसके ऊपर अब सियासी मौक़िफ़ ये है कि अपोजिशन कहती है कि जनाब ये एक ड्रैकोनियन लॉ है, ये बदनीयती पर मबनी है और ये जो उन्होंने सारी की सारी चेंजेस की हैं, तरामीम की हैं, हुकूमत के लाने का मकसद ये है कि ये अपनी हुकूमत की और अपने दोस्तों को एनआरओ देना चाहते हैं और उनकी करप्शन के ऊपर पर्दा डालना चाहते हैं, उनको क्लीन चिट देना चाहते हैं। लेकिन हुकूमत, खासकर असद उमर साहब ने, फ़ारूक हबीब साहब ने, मलिका बुखारी साहिबा ने आज बात की और उन्होंने कहा कि जनाब ये तो वही अमेंडमेंट्स हैं जो कि तकरीबन कमोबेश अपोजिशन प्रपोज करती थी। अपोजिशन चाहती थी कि नैब को जिस एहतसाब के हकीकी मकसद के लिए बनाया जाए ये इस्लाहात उसी कदम की जानिब, उसी मंजिल की जानिब एक कदम है। तो जनाब ये जो मुख्तलिफ मौक़िफ़ आ रहे हैं इसके ऊपर आज हमने डिबेट करनी है। बुनियादी सवाल इसके ऊपर कुछ यूँ कि एक तरफ हुकूमत जो कहती है जी एनआरओ नहीं है, ये तो इस्लाहात की तरफ कदम है, दूसरी जानिब हुकूमत जो कहती है कि अपोजिशन जो कहती है कि जी हुकूमत ने अपने आप को एनआरओ दे दिया है, तो किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, हुकूमत का या फिर अपोजिशन का। पैनल पर जी हमें ज्वाइन करें आज महमूद सरफराज साहिबा, मज़हर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब और हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब हमें ज्वाइन करें स्काइप के थ्रू। महमूद, सबसे पहले आपका मौक़िफ़ जानना चाहूँगी क्योंकि हुकूमत ने और अपोजिशन ने दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। मौक़िफ़ हुकूमत का यही है, वो कहते हैं कि जनाब ये तो वही तरामीम है जो कि ये लोग चाहते थे कि हो और नैब की जिस तरह से कार्रवाई चाहते थे कि आम शहरी को तंग ना कर सके, मुख्तलिफ जो इधर उधर के मामलात हैं हर चीज़ में नैब का खौफ लगा रहता था, तो अब वो ख़त्म किया है, ये तो इस्लाह है। बल्कि देखिए अलीना, मुझे लगता है कि एक्चुअली जो दोनों का मौक़िफ़ है ना वो दुरुस्त नहीं। जिस तरह अभी आपने बात की कि अपोजिशन की बहुत सारी जो उन्होंने भी तरामीम सजेस्ट की थी, हम भी इस शो के ऊपर डिबेट करते रहे हैं कि नैब के ये बड़ा ड्रैकोनियन सा कानून है और इसको बदलना चाहिए, जो कि पिछली दो हुकूमतों ने नहीं बदला था और अगर ये हुकूमत बदलने जा रही, कुछ चीज़ें इसके अंदर अच्छी हैं, कुछ नहीं से। देखिए अपोजिशन कहती थी कि नैब के कानून में तरमीम कर रहे हैं, वो तरमीम हुकूमत ने कर रही है, मतलब जो भी इसके अंदर बेहतरी हो सकती है। वो कहते थे ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, विक्टिमाइजेशन और इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है, वो भी ठीक है। और वो वाली जो बात है वो उधर है। अच्छा, अपोजिशन कहती थी बेल नहीं मिलती, बेल का भी आ गया। अपोजिशन कहती थी कि जी टैक्स के जो सारे मैटर्स हैं वो इस तरह की एफबीआर और ये सब जब हैं इसके लिए, तो फिर बिजनेस कम्युनिटी की भी हरासमेंट उसके थ्रू होती है, तो फिर अगर वो भी चेंजेस कर दिए। फिर ये जिस तरह जो शायद खान अब्बासी साहब या मिफ्ता इस्माइल वगैरह इनके ऊपर जो केसेस बने हुए हैं वो यही थे ना कि जी वो एक कलेक्टिव डिसीजन थी और उस कलेक्टिव डिसीजन की पनिशमेंट मिली क्योंकि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही थी। तो अगर अब उन्होंने कहा वो चीजें चेंज की हैं तो इस पर कोई बुराई नहीं, लेकिन इसमें जो दो चीजें जिनके ऊपर एक्चुअली एतराज होना चाहिए, सबसे पहले है चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन। अच्छा, एक्सटेंशन पाकिस्तान में इस तरह के इदारों में अगर आप किसी को भी देंगे, ये इसकी गुंजाइश असल में इसलिए नहीं होती ताकि ये कि वो अपना काम जो है वो इंडिपेंडेंटली कर सके। अगर उनको ये नजर आ जाए, यानी ये आप इलेक्शन कमीशन के हेड को देख लें या नैब चेयरमैन को देख लें, वो इसीलिए होता है कि ताकि वो हुकूमत के इन्फ्लुएंस में आके
के, या ये कि कल को अपोजिशन हुकूमत में आ सकती है इस तरह की चीज, तो किसी के डर से ये ना हो कि कोई काम ना करे, वो बल्कि अपना काम इंडिपेंडेंटली करे। जब आप एक्सटेंशन की गुंजाइश रख देते हैं तो फिर उसका मतलब ये होता है कि पाकिस्तान में तो देखिए आपको पता है कि हर किसी का दिल करता है कि वो सारी जिंदगी पावर में रहे, और पावर में रहने के लिए और एक जब एक्सटेंशन की होप मिल जाती है, जब एक गुंजाइश आपको दे दी जाती है, तो वो खुशामदी भी बन जाते हैं, वो ताबेदार भी हो जाते हैं हुकूमत के। तो ये एक एक्सटेंशन वाली चीज तो होनी ही नहीं चाहिए थी, ये बिल्कुल गलत है, प्रिंसिपली गलत है। अच्छा, दूसरी चीज जो जजेस के ऊपर, बल्कि आपने शायद पाकिस्तान बार काउंसिल का भी वो आज प्रेस रिलीज पढ़ी होगी, उसके अंदर भी उन्होंने जजेस की अपॉइंटमेंट के ऊपर उन्होंने कहा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एज जजेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स ऑन लुक्रेटिव पैकेजेस आल्सो अपीयर टू बी एन अटेम्प्ट टू एनक्रोच अपॉन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अच्छा, इसके अंदर भी जो चीज बेसिकली है वो ये है कि जब उनको पता होगा कि हुकूमत ने हमें अपॉइंट करना है, जिसको भी रिटायर्ड जजेस हों या इवन जो भी इसके अंदर है गुंजाइश, तो वो उसके लिए क्या करेंगे, वो फिर हुकूमत की ही साइड लेंगे। जो हुकूमत फिर अगर चाहेगी तो ये झुकाव हुकूमत की तरफ हो जाएगा, झुकाव हो सकता है, ये बिल्कुल एक जायज एतराज है। मेरे ख्याल में एतराज दो बड़े ये है, और दूसरा ये कि हाँ अभी भी इस कानून के अंदर एक तो खैर वैसे भी ऑर्डिनेंस नहीं आना चाहिए था, ऑर्डिनेंस से जो हुकूमत चला रही है ना हुकूमत, ये नहीं होना चाहिए। वो तो महमल फिर कहती है ना, हुकूमत बार बार कह रही है कि जी ये हरफे आखिर थोड़ी है, अभी एक्ट आने, एक्ट में आके आप इस्लाह कर लीजिएगा, टेंशन ही कोई नहीं है। मैं यही कह रही हूँ कि एक्चुअली जब पार्लियामेंट के अंदर ही आएगा, इसके अंदर डिबेट करें, इसके अंदर बेहतर तरह लेकर आए, ये ऑपोजिशन को इस साइकिल से निकलना चाहिए कि क्योंकि अब हमने तो अपनी सजाएं भुगत ली हैं, हमने तो 2-2, 3-3 साल जेलों में काट लिया, अब अगर अगली हुकूमत हमारी आती है तो हम इस हुकूमत के लोगों को हम भी जेल में डालेंगे। ये मत करें, ये जो एक रिवेंज का साइकिल है, अगर यही आप अपनी सियासत में नहीं खत्म करेंगे, देखिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आपको लग रहा है दोनों अपनी ठीक है, तो उनको अगर ज्यादा बड़ी किसी एक की तो गलती होगी ना महमल, किसी एक के ऊपर जरा ज्यादा वो होगा, क्योंकि नहीं देखिए बात तो ये अगर कोई अच्छी चीज हो रही है, जैसे आप ही कह रही हैं, हुकूमत एक अच्छी चीज करने जा रही है तो ऑपोजिशन को उसके ऊपर रुकावट इसलिए नहीं डालनी चाहिए कि सिर्फ कि जी हमने भी आपसे बदला लेना है तो अब हम आपको ये नहीं करें। ओके ठीक है जी, विशेष साइकिल, हाँ ये मेरा है। हुकूमत का मौक़िफ़ कदरे आपको दुरुस्त लगता है, ऑपोजिशन आपको थोड़ी सी वीकर ग्राउंड पे लगती है? इरशाद भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं? ये जिस तरह से उन्होंने कहा जी अलीना, सॉरी वो हुकूमत तो कह रही जिस मकसद के लिए बना था, मकसद तो नैब जो बना था वो तो कोर्ट्स ऑलरेडी कह चुकी है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और इन चीजों के लिए बना था, तो फिर अगर वो मकसद है, अगर आप उसकी तरफ तो वापस आते दिखाई दे रहे हैं, अगर जा रहे हैं तो फिर गलत है आपका, दोनों में मैं इसकी ऑप्शन नहीं दी। अच्छा चलें, ठीक है, मैं इसको आगे जरा लेके जाती हूँ। इरशाद भट्टी साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है? क्या ये सिर्फ तनकीद बराए तनकीद है ऑपोजिशन की जानिब से, या कुछ सब्सटेंस भी है जो ये बातें कर रहे हैं उसमें? मैडम शेख, अनफॉर्चुनेटली मैं एक किसी पर नहीं कह सकता कि ठीक है, दोनों गलत हैं। मैं बताता हूं कैसे, हुकूमत कैसे गलत है। हुकूमत के लिए इट्स ए शेमफुल ऑर्डिनेंस, मुनाफकत भरा इकदाम। क्यों? 3 साल में 100 मरतबा इमरान खान कह चुके मैं NRO नहीं दूंगा, और फिर इमरान खान ने NRO दे दिया। किसको? अपनों को, अपनी हुकूमत को, अपोजिशन को, ब्यूरोक्रेसी को, ताजरों को, सबको NRO दे दिया। दूसरी बात, इमरान खान का सबसे बड़ा वादा एहतसाब का था। इमरान खान अपने हाथों से एहतसाब का जनाजा पढ़ा दिया। तीसरी बात, इमरान खान से सबसे बड़ी तवक्को थी, ईमानदार हैं, साफ नीयत हैं, कुछ करना चाहते हैं मुल्क के लिए, करप्ट्स को अंदर करेंगे, करप्शन रोकेंगे। इमरान खान ने करप्ट्स को पतली गली से निकाल दिया, इमरान खान ने करप्शन को NRO दे दिया। बाकी इमरान खान हुकूमत में कितनी करप्शन हो रही है ये सबको मालूम है, उनकी ईमानदारी भी हमें किसी काम ना आई। चौथी बात, इमरान खान कहा करते थे नैब को आज़ाद और खुद मुख्तार बनवाऊंगा, मजबूत करूंगा, सियासत से पाक करूंगा। इमरान खान ने नैब से ऐसी सियासत खेली कि नैब का जनाजा पढ़ा दिया, दफना भी देंगे। पांचवी बात, नैब ऑर्डिनेंस ऑडिटलेस, परफॉर्मेंसलेस जमहूरियत के लिए नई जिंदगी है। नैब ऑर्डिनेंस झूठ, 10 नंबरी, मुनाफकत भरी सियासत के लिए बम्पर ऑफर है, खुशखबरी है। नैब ऑर्डिनेंस पाकिस्तान पर जुल्म है, पाकिस्तानियों पर जुल्म है। काले करतूत जीत गए, काले करतूतों वाले फतहमंद हुए। ये इब्तदा बनी आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ की। और अगर अदालत से ये ऑर्डिनेंस फारग नहीं होता तो प्लीज नैब को बंद कर दें, हमारे पैसे उनकी तनख्वाहों पर जाया ना करें। अपोजिशन की बात सुन ले, 2-3 बातें मैडम शेख। अपोजिशन की मुनाफिकत, अपोजिशन के झूठ, ये ना शुक्री अपोजिशन, ये किसी हाल में ना खुश होने वाली अपोजिशन।
इनके मिसाके जमहूरियत में क्या था? नैब खत्म करना। इनके नवाज शरीफ कह चुके नैब के पर काटनी है। इनके एक जरदारी सब पर भारी कह चुके नैब और मईशत, नैब और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। इनके शहबाज शरीफ कह चुके नैब डिक्टेटर का तोहफा, इसे खत्म होना चाहिए। इनके बिलावल भुट्टो कह चुके नैब काले कवानीन वाला, नैब जालिम। इनकी मरियम नवाज कह चुकी नैब जैसे इदारे जमहूरियत पर जुल्म। इनके मौलाना कह चुके नैब को ताले मार दो। पूरी अपोजिशन हर रोज फरमाया करती है नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का टूल, नैब इंतकामी, नैब जानदार। लिहाजा आखिरी बात मैडम शेख, एक बात सिर्फ सुन लीजिएगा। आज अपोजिशन, आज नैब टूथलेस हो गया, इसके पर कट गए, ये पोस्ट ऑफिस हुआ, इसके इख्तियारात ये सभी काम हो गए। इस पर तो अपोजिशन को खुश होना चाहिए, भंगड़े और धमालें डालनी चाहिए। हुकूमत खुश, अपोजिशन खुश, अदालतें मुतमिन। असद उमर के अब तरक्याती फंड लगेंगे, शौकत तरीन सरमायाकारी लाएंगे, ब्यूरोक्रेसी फाइलें आगे बढ़ाएंगे, ताजर तिजारत करेंगे, खुशहाली, तरक्की और अच्छे दिन आ गए। नैब के पर कट गए। अल्लाह खैर और बेड़े पार। भट्टी साहब मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन मजहर अब्बास साहब, सियासी नारे, सियासी नैरेटिव एक तरफ, लेकिन सर अगर रैशनली और कानूनी देखें तो बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी, जैसे कि हम पहले भी बड़ी दफ़ा बात कर चुके हैं, ब्यूरोक्रेसी को इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में, कि कोई फाइल नहीं होती थी, कोई काम नहीं खुलता था, इस वजह से कि जी नैब की तलवार लटक रही होती थी, ज़रा सी कोई बेज़ाब्ती डिस्क्रिपेंसी हो गई तो जनाब नैब की तरफ से नोटिस आ जाना है, इंक्वायरी खुल जानी है। तो अब जो स्क्रूटनी का अमल दरमियान में डाला गया है, क्या आपको ये नहीं लगता ये तो खुशाइंद है? देखिए, अगर कोई ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मुश्तमिल हो तो वो कैसे सही हो सकता है, और इसकी बुनियाद क्या है? देखिए, नैब का ओरिजिनल ऑर्डिनेंस जो था, जो 99 में आया था, उसकी स्पिरिट बिल्कुल मुख्तलिफ थी। और उस वक्त जब वो उसके तहत कार्रवाइयाँ शुरू हुई इनिशियली, मैं पहले चंद महीने की बात कह रहा हूँ, उसके बाद ही उस वक्त के सदर जनरल मुशर्रफ परेशान हो गए और उन्होंने उस वक्त जनरल अमजद से कहा कि उस हद तक ना जाएं। फिर बाद में इसको बिल्कुल सियासी रंग दे दिया गया, और वो सियासी रंग आज तक हमें नजर आ रहा है किसी ना किसी शक्ल में। इस वक्त क्या हुआ? देखिए, गवर्नमेंट के लिए बहुत आसान रास्ता था। वो बिल्कुल, एक तो ये कि बुनियादी तौर पे ये नॉन एक्सटेंडेबल की क्लॉज खत्म करके उन्होंने दरअसल करप्शन को एनआरओ दे दिया, उन सारे करप्ट लोगों को एनआरओ दे दिया इस ऑर्डिनेंस के थ्रू, कि जो कहीं ना कहीं बच के निकलने की कोशिश कर रहे थे। और इसमें एक तरफ आप कह रहे हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नैब अदालत बेल दे सकती है और नैब अदालत रिलीज कर सकती है। एक तरफ आप इसी चेयरमैन को बरकरार रखना चाहते हैं और कह रहे हैं कि उस वक्त तक ये रहेंगे जब तक कोई नया चेयरमैन, कोई म्याद मुकर्रर नहीं की गई। क्या नए चेयरमैन एक्सटेंडेबल अगर करना ही था आपने, तो 1 महीने का पीरियड कर देते कि 1 महीने के अंदर अंदर नया चेयरमैन ले आएंगे। तो ये बुनियाद बन जाती है नैब को डैमेज करने की, जब आप किसी को वल्नरेबल कर देते हैं। दूसरी बुनियाद क्या है इसमें कि आप, गवर्नमेंट ये कह रही है कि जी ऑपोजिशन की बहुत सी चीजें मान ली। असल चीज ये नहीं है कि किसकी कौन सी चीजें मान ली, असल चीज ये है कि इससे नैब का इदारा मजबूत हुआ है या नैब का इदारा कमजोर हुआ है। ब्यूरोक्रेसी की बात की आपने, आपका सिर्फ नैब को ये करना चाहिए था नए इस ऑर्डिनेंस में कि आप नैब को पाबंद करते कि जी जब तक आपके पास जो इतने एविडेंस ना हो गिरफ्तारी के हवाले से, कि उसके बाद आपने सिर्फ चार्ज फ्रेम करना हो, उस वक्त तक गिरफ्तार नहीं करें। आपने क्या किया? अब फिर प्रोसिक्यूटर जनरल का सुन लें। कौन है प्रोसिक्यूटर जनरल इस वक्त? आप लिंक देखें ना, आपको लिंक देखें तो आपको पता चलता चला जाएगा। दूसरी तरफ ऑपोजिशन, इसको जिस तरीके से ऑपोजिशन ने रिजेक्ट किया है वो एक जज्बाती रद्द-ए-अमल है, उसमें कोई ठोस शवाहिद नहीं है कि आप लेकर आते हैं। आप किस ग्राउंड पे किसी चीज को रिजेक्ट कर रहे हैं? किसी को ड्रेकोनियन लॉ कहने से ड्रेकोनियन लॉ नहीं बन जाता। आपको मिसाल देनी पड़ेगी कि जी कौन सा ड्रेकोनियन लॉ है। क्या एहतिसाब ब्यूरो वाला ड्रेकोनियन लॉ है, या 2002 का ड्रेकोनियन लॉ है, या 1960 का ड्रेकोनियन लॉ है? तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा है। तो मेरे ख्याल में इसमें बुनियादी, इस ऑर्डिनेंस को फ्लॉ, इसका बुनियादी फ्लॉ ये है कि ये ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मुश्तमिल है। इसको विड्रॉ करना चाहिए इन्हें, इस चेयरमैन नैब को तब्दील करना चाहिए फौरी तौर पे इनको,
اور آپ انہی چیزوں کو لے کے بیٹھیں. آپ اس میں سے یہ نان ایکسٹینڈیبل کی کلاس کو برقرار رکھیں, ایک پیریڈ رکھ دیں کہ اگر فرض کریں کوئی ایسا کرائسس آ جائے تو ود ان اے منتھ یا 60 ڈیز میں آپ کو نیا چیئرمین لانا ہوگا. بالکل اسی طریقے سے آپ ریفارمز یہ کریں کہ آپ پاورز کہاں ڈیلیگیٹ کرنی چاہیے, چیئرمین کی پاورز آپ کو ڈیلیگیٹ کرنی چاہیے امنگ آل دا 4 ڈائریکٹرز, جو 4 یا 5 یا 6 ڈائریکٹرز ہوتے ہیں ان کے پاس پاور ڈیلیگیٹ کرنی چاہیے. اور پھر ایک نیب کے اندر ہی نیب کے اوپر آپ ایک کمیشن بنا سکتے ہیں کہ جی کوئی اگر ریفرنس کسی کے حوالے سے فائل کرنا ہو اور اس میں کوئی بری ذمہ نہیں ہو, یہ کہنا کہ جی ان کے معاملات FBR دیکھے گی, ان کے معاملات FIA دیکھے گی, ان کے معاملات وہ دیکھے گی, اور گورنمنٹ کو کیوں آپ نے ہٹا دیا. یعنی اگر آپ نے گورنمنٹ کو ہی ہٹا دیا تو پھر تو آپ نے میگا کرپشن کو بھی ہٹا دیا. یعنی کوئی بھی گورنمنٹ ہو, یہ گورنمنٹ ہو یا دوسری گورنمنٹ ہو, گورنمنٹ کو اس کے دائرے سے ہٹا دیا. ٹھیک ہے جی, چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں, مزید اس کے اوپر بحث کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید جی. نیب ترمیمی آرڈیننس کے اوپر ہم بحث کر رہے ہیں. حفیظ اللہ نیائی صاحب, آپ کی طرف آنا چاہوں گی. جس طرح کہ ہمارے پہلے 2 اینالسٹ نے بھی یہ کہا, محمل اور بھٹی صاحب, وہ کہتے ہیں جی اس میں بہت سی ایسی چیزیں شامل ہیں جو کہ اپوزیشن بھی کہتی تھی کہ ہونی چاہیے ترامیم, خاص کر جیسے میں نے ابھی حوالہ دیا بیوروکریسی کے حوالے سے, ایز آف کیرنگ آؤٹ ڈیسیجنز کے حوالے سے. تو آپ کا اس کے اوپر کیا موقف ہے؟ کیا اپوزیشن نے صرف تنقید برائے تنقید کری ہے؟ کیا اس میں کوئی اچھی بات نہیں ہے اس نیب آرڈیننس میں؟ میرا یہ 100% وہی موقف ہے جو مظہر صاحب نے لیا ہے, اور تقریباً میں محمل اور بھٹی صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے اس کو میں پورا انڈورس کرتا ہوں. دیکھیں جی, یہ نومبر 1999 میں جب آرڈیننس آیا تو 2000 کے اندر میں ایک واقعہ مظہر صاحب نے جو کہ مینشن کیا تو میں اس کو ایگزیکٹ بتا دوں یہ کیا ہوا. جنرل امجد صاحب جو ہے وہ عمران صاحب کا ملنا جلنا مشرف صاحب سے بہت زیادہ تھا, اور ابھی کاف لیگ نہیں بنی تھی اور یہ ایکٹیویٹی شروع ہو چکی تھی. تو جنرل امجد صاحب آئے اور انہوں نے عمران خان کی کوئی میٹنگ تھی مشرف صاحب کے ساتھ. انہوں نے کہا جی آپ کی میٹنگ ہے جس میں شاید میں بھی ہوں اور DGISI بھی ہوں اور فلاں بھی ہوں, تو پلیز ہم تو ہمارے تو باس ہے, کچھ نہیں کہہ سکتے, آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمیں دباؤ دے رہے ہیں کہ چودھری برادران اور فلاں کے خلاف جو ہے نا آپ کاروائی جو ہے شیلف کر دیں, خود ڈیڈ لائن لگا دیں. عمران خان صاحب نے جب یہ بات کی تو وہاں 4 آدمی اور بھی تھے تحریک ان کے ساتھی عمران خان صاحب کے ساتھ, تو مشرف صاحب بڑے اریٹیٹ ہو گئے, غصہ میں آ گئے کہ عمران آپ کو کیا پتہ ہے کہ سیاست کی کیا مجبوریوں کے آپشن ہوتی ہیں. اور یہ نومبر 1999 کے اندر آرڈیننس نافذ ہوا, اس کے 1 سال کے اندر یہ بات ہوئی تو اس کی جو حقیقت ہے اور براڈ شیٹ نے مزید بتا دی ہے. یہ تو تھی اس کی کوالٹی آف دا جو اسے کرنا تھا. مشرف صاحب کے وقت میں اگر یہ کوئی فائدہ اس طریقے سے نہیں پہنچا سکا یا کراس بورڈ نہیں ہو سکا یا امپارشل نہیں ہو سکا تو پر باقی جگہوں پہ دوسری ایک سائڈ پہ رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ذوالفقار بھٹو صاحب نے ایک رواج دیا, اور میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا احسان کیا کہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں ان کے پاس 2/3 میجورٹی تھی تو انہیں ہمیں کنسنسس ڈاکومنٹ دی, یعنی کہ ایک لا اور قوانین کے اوپر سارے بندے اسمبلی نے یکسو ہو کے ووٹ دیا. اب آپ جب 18ویں ترمیم آئی تو پیپلز پارٹی نے اور مسلم نون نے سب نے کانسنسس, بلکہ سارے لوگ انوالو ہوئے, اور ایون MMA کے وقت میں ترمیم آئی تو کنسنسس ڈاکومنٹ ہوئی. اب اس کنسنسس کے اوپر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. جب یہی آرگومنٹ آیا تو یہ صفحے لہرائے گئے 35 صفحے جی NRO, 35 صفحے NRO, اب بھگتے. پھر اس کے بعد مظہر صاحب نے صحیح فرمایا, بھٹی صاحب نے بالکل صحیح کہا, بدنیتی جو ہے وہ امٹ کے باہر آ رہی ہے. کس کو نہیں پتا کہ جی چینی اسکینڈل کے اوپر یہ نیب انکوائری کرے گی؟ کس کو نہیں پتا کہ آتے امپورٹ بھی اور ایکسپورٹ بھی ہوا ہے اور قوم کو 100 روپے 70-80 روپے پہ آٹا لینا پڑا ہے. چینی 110 پہ ہے. مجھے کل چینی کے دوست بتا رہے تھے کہ 125 پہ جائے گی. LNG کے آپ ٹرمینل نہیں لگا سکے کیونکہ خاقان عباسی جو ہے سال کے لیے جیل میں پڑے ہیں. آپ کچھ مفتاح اسماعیل صاحب جو ٹیکنوکریٹ ہے ان کو آپ جیل میں ڈال دیا. اور اگر آپ کو یہ خیال ہے کہ اس کو کرنے سے کوئی آپ کانفیڈنس بحال کر لیں گے, چلو ان آل سنسیئرٹی مان لیا جائے کہ حکومت بڑی سنسیئر ہے, اپنی جگہ پہ تو بالکل سنسیئر نہیں ہے.
कि उनको पता है कि जिन बातों पे हमने उनको पकड़े उससे डबल ट्रिपल करप्शन और सारी चीजें उसके मुर्तकिब हो सकता है। हर वजीर उसके शिकंजे में आता है, वजीर आजम उसके शिकंजे में आता है, सूबाई हुकूमतें जो केपी की और ये उसके शिकंजे में आती है। लेकिन फर्ज किया, मान लिया कि आपने जी जो है एक कॉन्फिडेंस दे दिया, जो मैं कॉन्टेस्ट कर रहा हूं मदर साहब का आर्गूमेंट कि जी बिजनेसमैन को भी एक कॉन्फिडेंस आ गया। सर मुझे सिर्फ अच्छा सर मुझे सिर्फ इतना बता दें, सर मुझे इतना बता दें, अगर ऐसा ही है आप प्लीज एक फिक्र मुकम्मल होने दें, वरना दिमाग हिल जाएगा। बात यह है कि मदर साहब ने जो कहा, मैं उसको एक और एंगल से लेता हूं। अच्छा, आपने दे दिया फर्ज किया बिजनेसमैन को और उसको ब्यूरोक्रेट्स को, क्या पता है कि आज आप तब्दील कर रहे हैं, कल को अल्लाह ना करे उस मुल्क में अंदर सारी पॉसिबिलिटी है, मार्शल भी लग सकता है, इमरजेंसी भी लग सकती है। और आज बिजनेसमैन आपका क्या ख्याल है, ये ब्यूरोक्रेट काम करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। उनका ट्रस्ट जो अपोजिशन का और हुकूमत आपस में उनका भी है निजाम के ऊपर। यहाँ पे पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी नहीं है, नहीं कंटिन्यू करेगा, कोई बंदा आके उसको दोबारा वहां पे लेके जाएगा। मेरा ख्याल है कि इस मुल्क को हमने बिल्कुल एक मछली बाजार बना दिया है, किसी कानून का एहतराम नहीं है। अगर हुकूमत जन्नत के टिकट, सर आपकी राय का बिल्कुल एहतराम, सर आपकी राय का बिल्कुल एहतराम, लेकिन सिर्फ मेरा एक सवाल है सर, हम शुरू से ये कहते आए हैं कि जी नैब कानून बड़ा सख्त कानून है, ड्रैकोनियन लॉ है, इसलिए क्योंकि ये किस तरह से जो हकीकी काम करने वाले हैं वो भी नहीं करता और लोगों को इंतकाम का निशाना बनाता है। तो आज जब इसमें इस्लाहात हुई हैं और जब इसके अंदर कुछ रिलैक्सेशंस दी गई हैं विद स्क्रूटनी एज वेल, तो हम इसको क्यों ये कह रहे हैं, ये ऑपोजिशन इसको क्यों वेलकम नहीं कर रही है? अब आप तो सादा हो सकती हैं, भट्टी साहब भोले नहीं हो सकते। मुझे ये पता है कि 3 साल पहले अगर मैं और भट्टी साहब किसी मामले पे इत्तेफाक राय कर रहे हैं, फर्ज किया, आप कहेंगे 3 साल पहले आप कर रहे थे, भाई 3 साल में आप देखिए कि कितने इवेंट्स हो जाते हैं, आप उनको इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगी? क्या अपोजिशन भूल जाए कि राना सनौला तो गर्मियों के अंदर एक टिन के अंदर एक बेचारा तो मतलब बदला। अच्छा देखिए ये इन वाकयात से पहले करते, ये सिर्फ बदले के लिए क्या ये होते हैं मेहमल? अपोजिशन का एतमाद उनको नहीं मिल सकता। अपोजिशन कहती है कि आपकी, लेकिन ऐसा आपका पॉइंट आ गया, बाकी सबकी भी बात सुने ना सर, न्याय से बात न्याय साहब प्लीज बाकी सबकी बात सुने। जिस तरह आपने कहा कि राना सनाउल्लाह साहब, देखिए राना सनाउल्लाह साहब से बिल्कुल गलत हो, एक झूठा मुकदमा हेरोइन काउंसिल डाली। उसका ये मतलब नहीं है कि अगर अगली नून की हुकूमत आए तो वो इनके ऊपर हेरोइन डाल दे, वो भी उतना ही गलत होगा। ये भी है कि जो नैब के ये नून लीग वगैरह ऑपोजिशन यही कहते रहे कि हमसे गलती, आई थिंक गालिबा ख्वाजा साद रफीक ने कहा था फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि हमसे गलती हुई कि हमने नहीं ये चेंज किया, हमें बदलना चाहिए था। अब आज उनको अगर ये लग रहा है कि हमने सजाएं भुगत लिया, हम तो रगड़े पे गुजर गए, अब अगली बारी पीटीआई की है, तो वो भी अगर कलेक्टिव डिसीजन और ये जो सारी, जिस तरह आहद चीमा को या फवाद हसन फवाद को रखा था जिस तरीके से गलत, जिस तरीके से रिमांड, जिस तरीके से पूरी की पूरी पावर आर्बिट्री नैब चेयरमैन को दी थी, अभी भी बहुत बेहतरी की जरूरत है, क्योंकि जितना प्रोसिक्यूटर जनरल और बाकी जो पावर्स काफी हैं, कुछ चीजें इसमें बहुत चेंज होने की जरूरत है, बेहतरी लाने की जरूरत है। उसका ये मतलब नहीं कि ऑपोजिशन के कि क्योंकि असी नहीं खेलना तो अनु नहीं खेलना, ये वाली चीज नहीं करनी चाहिए ना। आप उनके साथ एक चीज गलत है उसको ठीक करें, जमहूरियत के लिए, इस मुल्क के लिए ठीक करें। ये क्या बात है कि मेरे साथ बुरा हो गया था, तुम्हारे साथ भी बुरा। ओहो बीबी, ये सारी किताब के अंदर मैंने भी पढ़ रखा है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड और इट इज अबाउट टू कम्स अराउंड। आप मुझे किताबी बातें जो आप कर रही हैं, ये खुदा को है कि अब्दुल स्टारीदी जिंदा होते तो आप यहाँ मिलाते। ये ऐसी नेक चलने की बातें हैं कि जिसमें आपका जिस्म आपकी मर्जी, मेरे जिस्म मेरी मर्जी, ये सारे उसके मुताबिक बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। लेकिन इस वक्त क्राइसिस ये है कि आप, चलिए ठीक है न्याय साहब, ओके न्याय साहब, मतलब कि ये उलझी नहीं है, ये उलझाई गई है। इफ्तिखार आरिफ साहब को शेख पढ़ते हैं, ये इस वक्त ये है ही नहीं। इस वक्त मामला जो है, जो साद रफीक साहब की मिसाल दे रहे हैं, तो साद रफीक साहब अगर कहीं से क्यों नहीं ले रहे ना, तो मैं मान ही नहीं सकता। अच्छा आप कह रहे हैं मैलिफाइड ही है, ओके, व्हाट गोज अराउंड कम्स बैक अराउंड। लेकिन एक मिनट, मैं एक छोटी सी, जी मुझे ब्रेक लेनी है, उसके बाद मजहर अब्बास साहब और इरशाद भट्टी साहब क्या राय रखते हैं पर जरा जानेंगे, छोटी सी ब्रेक के बाद।
जनाब, नैब ऑर्डिनेंस के ऊपर हम बहस कर रहे हैं। मजहर अब्बास साहब, आपका इसके ऊपर मौक़िफ़ जानना चाहूँगी। जैसे अभी बहस हो रही थी महमल और न्यायी साहब के दरमियान में, आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? क्या अगर पहले वालों के साथ हुआ और उनके साथ ज्यादती हुई तो अब कोई इस्लाह नहीं होनी चाहिए और बैठ के देखना चाहिए? अगर कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं इसमें तो उसके ऊपर भी फजूल में तनकीद करनी चाहिए? तो ये लास्ट मिनट में क्यों फैसला हुआ? अगर ये कई महीनों से आपको पता था ना चेयरमैन नैब की मुद्दत खत्म हो रही है, तो एक चीज तो प्रिंसिपली फैसला करते हैं ना आप उसमें। जब ये फैसला था, ये कानून मौजूद है कि नॉन एक्सटेंडेबल, तो इसको तो लाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि बेशुमार अच्छे लोग इस मुल्क में पाए जाते हैं एज ए चेयरमैन नैब। यहां बदनीयती शामिल होती है, जाहिर होती है कि आप इसी वजह से डिले करते रहे कि आपने ये करना था। अब आपने, चूंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले थे कि अगर आप बिल्कुल पर्सन स्पेसिफिक करते तो सुप्रीम कोर्ट फौरी तौर पे स्ट्राइक डाउन करती, लिहाजा आपने कुछ और चीजें इसमें शामिल की। लेकिन बुनियादी नुक्ता आपने ये शामिल किया कि इन चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन देनी है, जिसका कोई पीरियड मुकर्रर नहीं है कि कब तक ये रहेगा मामला। दूसरी बात, अगर आप वाकई सिंसियर थे रिफॉर्म्स में, तो यही जो बाकी चीजें हैं, देखिए आपने ये जो चीजें ऐड की ना, इसकी जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं? कोई अगर ब्यूरोक्रेट करप्शन करे तो उसे नैब क्यों नहीं पकड़े जी? कोई बिजनेसमैन अगर मनी लॉन्ड्रिंग करे तो नैब उसे क्यों नहीं पकड़े? पकड़ना चाहिए। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम जो आती है, जिसको एड्रेस नहीं किया गया, प्रॉब्लम यहां आती है कि किस स्टेज पर गिरफ्तारी होनी चाहिए। नैब के कानून में 10 महीने के अंदर रेफरेंस फाइल होना है। नैब के कानून में 2 महीने में आपने सीवी मुकम्मल करनी है, यानी कंप्लेंट्स वेरिफिकेशन, और अगले 3 महीने में आपने ये तय करना है कि इन्वेस्टिगेशन किसे, और फिर आपने फाइनल वो करना है। अब ये सारी पावर चेयरमैन नैब के पास है, इसको डेलीगेट होना चाहिए, नैब के अंदर ही डेलीगेट होना चाहिए। दूसरी बात ये कि आपने अगर वाकई रिफॉर्म्स करनी थी तो आपने रिफॉर्म्स आप करते उसके अंदर, और रिफॉर्म्स में वो चीजें लाते कि किस स्टेज पे नैब गिरफ्तार कर सकती है। आप प्रोसिक्यूटर जनरल को भी शामिल करते अलॉन्ग विद द डायरेक्टर्स नैब। सिर्फ प्रोसिक्यूटर जनरल क्यों? यहां सिंध में, कराची में बैठा हुआ डायरेक्टर अगर इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसको उसका हिस्सा क्यों नहीं होना चाहिए? तो जब फाइनल गिरफ्तारी के स्टेज पे भी, रेफरेंस के स्टेज पे भी और विड्रॉल के स्टेज पे भी एक कलेक्टिव डिसीजन होना चाहिए। उन चीजों को तो आप लाए नहीं। आपने सिर्फ इन चीजों को पेश करके आपने एक ही मकसद आपने पूरा करना था, एक कारोबारी लोगों को बचाना, दूसरा ब्यूरोक्रेट्स को बचाना, और तीसरा चेयरमैन नैब को बचाना। इन तीनों में आप कामयाब हो गए, बाकी अल्लाह खैर सल्लाह। मैं एक बात करूं? अच्छा, 1 मिनट सर, मुझे 1 मिनट न्यायी साहब। सर, मेरे 2 सवालात हैं। एक तो जो आप नाकाबिल तौसीह से मुतल्लिक बात करें, सर प्रोसीजर दोबारा से वही फॉलो करना पड़ेगा ना उनको करने के लिए? दोबारा से वो पूल कंसिडर होगा, दोबारा से मुशावरत होगी, उसके बाद कंसिडर होंगे, तो क्या उसमें स्क्रूटनी नहीं हो जाएगी? अगर लगा कि पिछले 4 साल में कुछ गड़बड़ हुई है तो ऑब्जेक्शंस तो रेज हो सकेंगी। देखें अलीना, सबसे पहले तो आपने ये तय करना है ना, आपको पता था ना कि ये नॉन एक्सटेंडेबल है, तो आपने 3 महीने पहले ये मशावरत शुरू कर देनी चाहिए थी कि अगला चेयरमैन नैब कौन होना चाहिए। क्यों नहीं किया आपने? अच्छा, इसलिए कि आप चाहते नहीं थे, इसलिए कि आप इन्हीं चेयरमैन नैब को आगे रखना चाहते थे। इसीलिए आपने एक बड़ी गहरी साजिश करके जो डिप्टी चेयरमैन नैब को उसको रिजाइन करने पर मजबूर कर दिया, जिसको प्राइम मिनिस्टर खुद लेकर आए थे, और शायद मकसद भी यही था। और हो सकता है कि आइंदा हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर, मेरी इत्तला के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर उनको जाती तौर पे पसंद करते हैं, तो उसी आदमी को आपने चेयरमैन नैब लगा देना चाहिए था, अब भी लगा देना चाहिए। लेकिन इनको फौरी इसका टाइम पीरियड तो मुकर्रर करें कि 1 महीने से पहले, 1 महीने से ज्यादा एक्सटेंशन नहीं हो, खत्म हो गई बात। ठीक है। इरशाद भट्टी साहब, सब कह रहे हैं हुकूमत की बदनीयती, मैलेफाइडी साफ जाहिर है इसके अंदर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सब। मकसद रिफॉर्म्स या इस्लाहात नहीं है मैडम शेख, ये ज़हन में रखें प्लीज़। मकसद इस्लाहात या रिफॉर्म्स नहीं था, मकसद एहतसाब को शफाफ बनाना नहीं है, मकसद बिला इम्तियाज एहतसाब नहीं है। नीयत खराब है।
آپ کو پتا ہوگا راجہ پرویز اشرف ایک کیس میں بری ہوئے تھے. کس وجہ سے بری ہوئے تھے؟ پہلا نیب جو ترمیمی آرڈیننس ہوا تھا اس کی شک کے تحت وہ بری ہو گئے. اچھا دوسری بات, شاہد خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل, احسن اقبال کے کیسز ختم ہو گئے, 56 کمپنی کے کیسز ختم ہو جائیں گے, پانی والے کیسز ختم ہو جائیں گے, سندھ میں بہت سارے کیسز زرداری صاحب اور باقی ساروں کے ختم ہو جائیں گے. اور حکومت کا کیا فائدہ ہے؟ چینی آٹا سکینڈلز ختم ہو جائیں گے, اور پٹرول والا اور وہ جو باقی ہے وہ ختم ہو جائیں گے, ملزمان. اور اس کے کیوں, اور سب سے بڑی اہم بات میڈم شیخ, کابینہ کے فیصلے, ای سی سی کے فیصلے, کچھ وفاقی کابینہ کے فیصلے. صاحب اب مجھے ایک بات کا جواب دے دیں. ابھی بڑی مانی ہے اس بات کی نیازی صاحب نے, وہ کہتے ہیں جی آیا نہیں ہے لایا گیا ہے. جیسے آپ مجھے بتا رہے ہیں دونوں طرف کے کیسز معاف ہو جائیں گے, ان کے بھی ان کے بھی, تو کیا یہ کوئی گریٹر این آر او ہے جو ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے آپ کے مطابق؟ نہیں میڈم شیخ, یہ نہیں, یہ ایسی بات نہیں ہے. یہ عمران خان صاحب بلیک میل ہوئے ہیں, حکومت بلیک میل ہوئی ہے. حکومت کے 7 سکینڈل آ چکے ہیں اپنے, حکومت کے اپنے کیسز ہیں. آٹا چینی سکینڈل میں کابینہ ملوث ہے, ای سی سی چینی سکینڈل اور آٹا گندم میں ملوث ہے. وفاقی صوبائی حکومت بزدار, اسد عمر, رزاق داؤد, یہ سارے, ان ساروں کو اب ایک تحفظ مل گیا, شیلٹر مل گیا. وہ اس ملک, آخری بات, ایسا ملک جمہوریت کہیں ہوگی جہاں وفاقی کابینہ میں آپ جا کے جو گھپلے کرو, اور کابینہ اجلاس میں صوبائی کابینہ میں جو گھپلے کرو لے کے وہاں جاؤ, کرپشن کرو, لٹ مار کرو, اور اس کے بعد آپ کو کوئی پکڑے گا نہیں. یہ کیوں کیا ہے؟ یہ ای سی سی میں بھی آگے پی ڈبلیو ڈی, ایکنک, پتہ نہیں کن سارے نیب کے اختیار سے باہر. سر تو بند کر دو یار اسے خدا کے لیے, کیوں چلا رہے ہیں؟ محکمہ جاتی کارروائی ہوگی جہاں پر میڈم شیخ, ایف بی آر کے پاس کتنے کیسز پڑے ہوئے ہیں, ایف بی آر کے پاس کتنے کیسز پڑے ہوئے ہیں, ایف بی آر کے کتنے کیسز پڑے ہوئے ہیں, پتہ ہے آپ کو؟ اور دوسری بات, میں یہاں یہ واضح کرتا جاؤں کہ سارے پینل میں واحد آدمی ہوں جس نے کبھی نہیں کہا کہ نیب کالے قوانین والا. میں نیب کا حامی رہا ہوں, ہمیشہ مضبوط نیب کا حامی رہا ہوں. یہ جو کالے کرتوتوں والے ہیں, یہ ان کا پروپیگنڈا ہے کہ یہ کالے قوانین والا. اچھا آپ پھنسے گا نا, پھر پتہ چلے گا. علینا, میں تو یہ بات کر رہی ہوں کہ پھر یہ بھٹی صاحب تو ایکچولی اپوزیشن سے اگری کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اب حکومت کی اپنی باری آنی ہے تو یہ این آر او نے اپنے آپ کو دے دیا حکومت نے. یہ نہیں کہ وہ بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں وزیر اعظم بلیک میل ہوئے ہیں. پھر وہ بلیک میل تو نہ ہوگا, پھر وہ تو اپنی حکومت کا مفاد دیکھ رہے ہیں کہ اگلی دفعہ اگر ہماری نہیں بھی آتی تو ہمارے ساتھ جو نئی حکومت ہوگی وہ محتوپورن ہے. لیکن ڈونر سے, اپنے ڈونر سے, اپنے وزیروں سے, اب بلیک میل ہوئے اپنے ڈونر سے, اپنے وزیروں سے, اپنے کیسوں سے, اپنی پارٹی سے, کہ ختم کریں, یہ نکالیں اس سے. یہ ہے اصل کہانی, اور اپوزیشن تو اس میں مستفید ہو رہی ہے. میں کروں, دیکھیں بلیک میل دیکھیں کرائسی ہے. بھٹی صاحب اپنی بات جو کر رہے ہیں, میں تو ان کو میں سمجھتا ہوں وہیں پہ رک جائیں کہ وہ بلیک میل نہیں ہوئے. انہوں نے جو کام کیے ہیں, وزیر اعظم گوڈے ملوث ہیں. چینی کی ایکسپورٹ ہوئی ہے یا چینی کی امپورٹ ہوئی ہے, یہ جو فیصلے ہوئے ہیں سی سی آئی میں ہوئے ہیں, کیبنٹ میں ہوئے ہیں, اور اس کے اوپر یہ سارے چیک ہونے ہیں کیونکہ ایل این جی ٹرمینل کے اوپر مفتاح اور خاقان عباسی اندر پڑے ہیں. کیا ہے کہ انہوں نے ڈیسیژن غلط کیے ہیں, پہلی بات. دوسری بات, میں دیکھیں نیب چیئرمین جو ہے, ویسے تو ہم جتنے یہاں پہ 3.5 بندے بیٹھے ہیں ہم سارے متفق ہیں, 3.5 کے 3.5 بندے ہم متفق ہیں. اچھا اس میں آپ نے مجھے آدھا بندہ بنا دیا. نہیں, آدھا میں ہوں یا بھٹی صاحب ہیں. آپ کو اپنے آپ کے بارے میں فضل صاحب کے بارے میں میں ہو سکتا ہوں, بھٹی صاحب 3 میں سے. اچھا جلدی سے میں نے مظہر عباس آپ کا کلوزنگ کامنٹ لینا. جی نہیں, اچھا سن لینا, بات سن لیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کل حامد خان صاحب اور رشید رضوی صاحب شاہ سیف خان زادہ کے پروگرام میں بیٹھے تھے, تو حامد خان صاحب نے کہا جی کہ نیب کا چیئرمین, جو مظہر صاحب نے بات میں اس کو آگے تھوڑا بڑھاؤں, کہ انہوں نے بتایا, اس رشید رضوی صاحب اور حامد خان صاحب نے بتایا کہ جو خود پی ٹی آئی کے اس سیل کے انچارج رہے ہیں احتساب کے, انہوں نے کہا یہ جو مظہر صاحب نے کہا ہے ایگزیکٹلی حامد خان صاحب کے یہی لفظ تھے. ٹھیک ہے جی, انفارچونیٹلی ہمارے پاس وقت اتنا ہی تھا. آج کے پروگرام میں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.